नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या बंगाल में ममता बनर्जी की जीत कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों के लिए सियासी ऑक्सीजन की तरह है? ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस बात से खुश हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को मात दे दी है, लेकिन सबसे हैरानी वाली तस्वीर या रवैया कांग्रेस का है। कांग्रेस का क्या रवैया है ये भी बताते हैं। 2016 के चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में 44 सीटें जीती थीं। कांग्रेस का वोट शेयर भी 12% से ज्यादा का था, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की जमीन साफ हो गई। सियासी तौर पर बंगाल में कांग्रेस लगभग खत्म हो गई है, जिसे लेकर खुद कांग्रेस के ही कई नेता सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल हारने के बावजूद बीजेपी की सीटों में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। सीट 3 थी, बीजेपी के पास अब 77 हैं। यही नहीं, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। असम में भी फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी के लिए जीत पूरे विपक्ष के लिए उत्सव का मौका है? आज इस सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता की जीत से विपक्ष को ऑक्सीजन। क्या ममता बनर्जी के बंगाल विजय में विपक्ष अपने लिए सियासी संजीवनी ढूंढ रहा है? कांग्रेस, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला सब ममता बनर्जी की जीत से उत्साहित हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाला सियासी रवैया कांग्रेस का है। बंगाल में कांग्रेस की जड़ उखड़ गई। असम में वो बीजेपी से सत्ता नहीं छीन पाई। पुदुचेरी में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस ममता बनर्जी की जीत का ढोल पीट रही है। जरा सुनिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए केंद्र के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कारोबार को देखने की जगह उनको हराने के पीछे लगे, और उस माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का फैलाव हुआ। टीएमसी के सामने आत्मसमर्पण था, वामपंथियों का, कांग्रेस का, दोनों का, और उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपने आप को भले ही खत्म हो जाए पर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इस प्रकार जैसे सुसाइड बम होता है कि नहीं, उसकी तरह उन्होंने काम किया है। हालांकि बंगाल से जुड़े कांग्रेस नेताओं की लाइन इससे बिल्कुल अलग है। सुनिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी का ये बयान। এই যে মমতা ব্যানার্জি যেখানে থাকলো পুরো একদম কমিউনিয়াল প্রচারটা করে গেল। কমিউনিয়াল প্রচার একদম মানে বলে দিল যে মোদিকে ঠেকাতে দিদিকে ভোট দাও। এই একটা ভয়ের আতঙ্কের বাতাবরণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের তৈরি করে দেওয়া হলো। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এই ভরসা রাখতে পারলো না যে মোদির সঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস লড়তে পারে, লড়ছে এবং লড়বে। इस बीच कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया। इस बीच बात बंगाल से बढ़कर दिल्ली तक पहुंच गई। खुद टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल तो जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को। हमें लगता है एक नया पॉलिटिक्स इंडिया के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जरा इतिहास के पन्ने खोलना भी जरूरी है। ये तस्वीर 2018 की है, जब कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण मंच पर विपक्षी दलों के नेताओं का जमघट लगा था। सबको एक उम्मीद थी कि विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी को मात देना आसान होगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये भ्रम भी टूट गया। और कुल मिलाकर देखें तो 5 राज्यों के चुनाव में असम में बीजेपी की फिर वापसी हुई। पुदुचेरी में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी। बंगाल में 3 सीट से बढ़कर बीजेपी ने 77 सीट जीती। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता को मात दी। तो सवाल है, क्या वाकई बंगाल में बीजेपी की हार विपक्षी पार्टियों के लिए कोई शुभ संकेत है, या फिर ममता बनर्जी की जीत में दूसरी विपक्षी पार्टियां अपने अपने हिसाब से खुशी ढूंढ रही हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता की जीत से विपक्ष को ऑक्सीजन। तो अहम सवाल होगा ये हमारी चर्चा का कि ममता की जीत से क्या विपक्ष को ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का उससे पहले विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले जिसमें बात सामने आई वो ये कि राष्ट्रीय राजनीति में ममता का कद बढ़ गया है।
इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी अहम बात जो सामने आ रही है, इस 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों के बाद वो क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ी है। पहले से ही कांग्रेस इस बात से जूझ रही है। पहली बार बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को 0 सीट मिली है, यानी पूरी तरह से सफाया। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए वजूद बचाने की चुनौती है वेस्ट बंगाल में। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बचाएंगे क्या? बंगाल में बीजेपी अब मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। जो पार्टी 3 पर थी वो आज 77 पर पहुंच गई है। क्या मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगी ममता बनर्जी? ये अपने आप में बहुत अहम होगा और इसी पर हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ेगा। लेकिन उस बीच आपको खबर बता दें, बिग ब्रेकिंग, राजभवन पहुंची है ममता बनर्जी। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, गवर्नर से मुलाकात करने के बाद वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। किस तरह से उन्हें प्रचंड बहुमत इस बार वेस्ट बंगाल की जनता ने दिया है, वो वेस्ट बंगाल की जनता जिसमें तमाम तरह के मुद्दे कहे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा, मुमकिन है कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को विपक्ष भुना रहा था, खासतौर पर बीजेपी, वो फैक्टर भी काम आएगा। लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरों को नकारते हुए ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाई है सरकार में और सरकार का दावा पेश करने के लिए वो पहुंची है। राज्यपाल धनखड़ से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंची है। 5 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होना है। ओथ सेरेमनी पेंडेमिक चल रहा है, तमाम उस बातों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना नियमों को वो भी ध्यान रखा जाएगा। और कहा जा रहा है कि 6 तारीख को उनके मंत्री शपथ लेंगे, तो इन तस्वीरों पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन इस बीच खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया साहब। साथ ही हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक मेहता जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक। और थोड़ी देर में जानकारी मुझे मिल रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए मैं अनुराग भदौरिया से डिबेट को शुरू करने जा रही हूं। अनुराग, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद क्या विपक्ष को वो चेहरा मिल गया है जो 2024 के लिए विपक्ष ढूंढ रहा था? देखिए, देश में जब जब अन्याय हुआ है, कहीं भी, हिंदुस्तान एक हुआ है। आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही थी और पश्चिम बंगाल में जो उसने नफरत का जहर घोला है, आज तक वहां पे वो हिंसा दिखाई पड़ रही है। उसकी वजह से आपने देखा देश के सारे नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे दूसरे दल हो, सभी जाके वहां पे ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए और लास्ट में ममता बनर्जी जी जीती। तो ये संदेश है देश में कि अगर कोई भी नफरत की राजनीति, यहाँ पे धर्म और जात की राजनीति करके देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, देश के अंदर में नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देश की जनता उसको ऊंधे मुंह गिरा देगी। वही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। इतना पैसा, इतनी ताकत, इतनी दुनिया उन्होंने खर्च की, हर तरह के उन्होंने जो टीएमसी के नेता थे उनको तोड़ के बीजेपी में आए। बीजेपी तो वहां है ही नहीं, टीएमसी को बीजेपी में लेके आई थी। आप कुछ दिन बाद देखना जो जीते हैं वो टीएमसी वाले वापस टीएमसी में चले जाएंगे, तो फिर बीजेपी है कहां पे? बीजेपी का कोई नेता तो वहां है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया, अभी शायद आपने नहीं सुना, हमने पैकेज में अधीर रंजन चौधरी को सुना जिसमें वो ये कह रहे थे कि किस तरह से ममता ने ध्रुवीकरण वाला जो अपना एजेंडा था, कम्युनल एजेंडा चलाया। उन्होंने अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो है, उनको डराया और तब जाकर ये एक कलेक्टिव वोट पड़ा है अल्पसंख्यकों का। देखिए, ये चीज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नफरत की राजनीति किसने वहां फैलाई है, कौन वहां पे क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, किसको बेगम क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था, अच्छी तरह जानते हैं आप भी। ये शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह मैं उतना नहीं गिर सकता, उतनी नैतिकता हमारे अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में तो नैतिकता है नहीं, वो तो कितना भी गिर सकते हैं। वो तो मन से जब शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हम तो उतना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हिंदुस्तान के, अगर किसी ने हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की कोशिश की है, आज हिंदुस्तान को 50 साल पीछे ले जाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब हिंदुस्तान की जनता जान गई है। ये जो असम में जीते, इनकी लास्ट जीत है। इसके अलावा जिंदगी में वो अब उत्तर प्रदेश और देश में नहीं जीत सकते। उत्तर प्रदेश में देखिए हालत क्या है, पंचायती चुनाव में औंधे मुंह गिर गए हैं, अभी उठाए नहीं, पूरे प्रशासन लगा दिया। उसके बाद भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है गांव में। सोचो आप क्यों हार रही है? क्योंकि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। ये तो आपका पर्सपेक्टिव है, विकास की राजनीति करनी ये तो आपका पर्सपेक्टिव है, आपको लगता है। लेकिन गौरव भाटिया, कई तरह के एलिगेशन अनुराग भदौरिया ने वेस्ट बंगाल के नतीजों के बाद आपके लिए लगाई। सर, आपके सवाल का जवाब तो लें।
अब आप देखिए बिना रोके नहीं, टोके आप आपने बोले। देखा पश्चिम बंगाल में सामने है, आपको सुनिए इसमें तो किसी सही, छुपा नहीं है। वो आप तो ये- उसको आप किस ये तरह अपना से देख मुंह रहे हैं छुपा उनका के भी दूर तो रहना, सुन मैं लीजिए आपको सच पक्ष। बता रहा हूं। अनुराग भारतीय जी, जनता पार्टी मेरी के पास गुजारिश तो है कुछ आपसे कि बचा सर ही नहीं, देखिए क्या बोलेंगे क्या वो? आपकी बारी हो बोलिए, कितने उसके बाद लोगों की बीच में कोरोना बार काल बार में मत मौतें हुई, बोलिए, आपको ये पता है? रिक्वेस्ट है, इनको मैं तो आपसे उसका भी खास किसी तौर चीज पर की कर चिंता रही नहीं हूँ। है कि कोरोना में गौरव भाटिया ऑक्सीजन जी, की वजह से इस ये देश में बताइए लोगों कि की जो मौत हो रही है। एजेंडा इससे ज्यादा ध्रुवीकरण शर्म की की बात क्या हो राजनीति का सकती आप है? चलाना चाह रहे थे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया, ये विपक्ष का इस वक्त आप पर आरोप है। देखिए, ऐसे ही कुछ भी बोल दें जिसमें ना तर्क हो ना तथ्य सही हो, ये कई प्रवक्ताओं की आदत होती है जो रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, फिर महागठबंधन पे आऊंगा। असम में हमारी पुनः सरकार बनी, हमारी सीटें बढ़ गई, वोट परसेंटेज 29.5 से 31.5 हो गया। पश्चिम बंगाल आ जाते हैं, 3 सीटें थी, मैं इनको चुप करा लीजिए। हाँ, पश्चिम बंगाल में 3 सीटें थी, करीब 74-75 सीटें हमारी बढ़ गई और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था 10% से बढ़ के 38% हो गया। पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है, यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती। तमिलनाडु में हमारी सीटें बढ़ गई, वोट परसेंटेज बढ़ गया और केरला में वोट परसेंटेज बढ़ गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो हमारी विचारधारा है, जिससे हम कभी समझौता नहीं करते, वो पूरे देश में फैल रही है, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो चाहे दक्षिण भारत हो। और दूसरी तरफ आप देखिए, गौरव, मैं आपको रोक रही हूं बीच में क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर वेस्ट बंगाल से ही आ रही है और इस मामले में बता दें कि कल जब से नतीजे सामने आए हैं तब से लेकर उससे पहले से कई तरह की हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसमें बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। केंद्र ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और केंद्र ने रिपोर्ट मांगकर ये जानने की कोशिश करने की कवायद शुरू की है कि आखिर ये सब कौन करवा रहा है और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ममता सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। अमिताभ, और क्या क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, मैं एक जानकारी बता रहा हूं सूत्रों के हवाले से कि बंगाल में जिस तरह से हिंसा फैली है, तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरह से टारगेट किया गया बीजेपी के वर्कर को, उसको लेकर गृह मंत्रालय बहुत चिंतित है और गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अब गवर्नर धनखड़ साहब भी अब थोड़ी देर में वहां के शीर्ष अधिकारियों को बुलाकर मिलने वाले हैं, उनको तलब किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की हिंसा को लेकर। जी, तो ये कब तक रिपोर्ट देनी होगी? अब रिपोर्ट मांगी है हिंसा के ऊपर तो जल्दी से जल्दी देनी होगी। अभी तो सरकार बनी नहीं है वहां पर, लेकिन गवर्नर को रिपोर्ट देनी पड़ सकती है उसके ऊपर जिसको लेकर उन्होंने तलब किया तमाम अधिकारियों को। यानी कि मुमकिन है कि 5-6 तारीख के बाद ही रिपोर्ट वापस आने की उम्मीद जताई जा सकती है। शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी गौरव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। और ये बड़ी चिंता है आप लोगों के लिए क्योंकि चुनाव के दरमियान, वोटिंग वाले दिन, और अब देखिए लगातार ये तस्वीरें आ ही रही हैं वहां से। बिल्कुल ये चिंताजनक है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान बार बार तार तार किया है। किसी भी नागरिक ने किसी भी पार्टी के लिए वोट किया हो प्रीति जी, लेकिन उसकी जान को अगर खतरा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जला दिया जाए, तो ये अराजकता और गुंडागर्दी की जो सोच टीएमसी की है वही दर्शाता है। और इस वक्त भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक की जान सुरक्षित हो। और वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई। प्रीति जी, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच यहां भी गैर संवैधानिक थी। वो कह रही थी कि बाहरी लोग क्यों आ रहे पश्चिम बंगाल में। प्रीति जी, भारत की धरती पे कोई भी भारतीय किसी भी जगह जा सकता है, वो बाहरी नहीं हो सकता है। अब मैं आता हूं एक तस्वीर। लेकिन गौरव भाटिया, आप आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वेस्ट बंगाल की जीत को नंदीग्राम की हार से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। प्रीति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम लोग वो पार्टी नहीं है, हमारी विचारधारा ये नहीं है कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दें, इलेक्शन कमीशन को दोषी बताएं। हमने तो स्वीकार किया, हम लोग चिंतन करेंगे और मजबूत होकर आएंगे और पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। हमने किसी और को आरोप नहीं दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को मारा जाए, आगजनी हो, कार्यालय जलाए जाए, प्रताड़ित किया जाए भाजपा के कार्यकर्ताओं को, ये उचित नहीं है, संविधान के तहत नहीं। अब एक बात और कह दूं, ये देखिए ये तस्वीर है, ये आपने दिखाई भी थी शायद, ये सारे नेता आए, महागठबंधन है ये हर बार आता है, ये कोई सकारात्मक बात नहीं करता, ये केवल एक ही बात करता है
बहुत कि साफ नरेंद्र नहीं मोदी दिख रही जी है, को लेकिन मुझे कैसे लग रहा है 2018 की ये तस्वीरें हैं बिल्कुल कुमार स्वामी के ओथ सेरेमनी की। इसमें मेरा ठीक है, एक सवाल ठीक है, है, हाँ। अभी एक प्रवक्ता चिल्ला रहे थे कि कोई और गिरा नहीं सकता। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 में इनकी 5 सीटें आई थी लोकसभा में, 2017 में जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा 50 सीटें रह गई विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, और 2019 में 5 सीटें रह गई। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आई हैं? देखिए अच्छा, मैं समाजवादी मुझे पार्टी के चिड़ियाघर पास में नहीं बुलाया जाना गया। चाहती। ये देखिए बीच में मैं क्यों उनको बोलते वक्त दे हैं चुकी हूँ, मेरे पास बाकी ये पैनलिस्ट बीच भी में क्यों हैं, बोलते हैं चिड़ियाघर दोनों में में बुलाया तू था मैं क्या? होगी, हरा किसी तोता व्यूअर को यहाँ कुछ समझ बैठा नहीं हुआ है। आएगा। ठीक है, उनसे नहीं, जवाब ले दीदी, लेंगे, मैं लेकिन बोल हमारे रहा हूँ साथ ना, आपकी आचार्य बात प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए हैं, जिनसे मैं चाह रही थी कि मैं डिबेट आज उन्हीं से ओपन करूं, लेकिन अचानक से वो हमारे साथ शुरुआत में जुड़ नहीं पाए। आचार्य जी, आपका स्वागत है। शुरुआत इस बात से आपसे कर रही हूं कि पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ, कांग्रेस के लिए वहां कुछ भी नहीं। असम में फिर बीजेपी ने वापसी की, आपके लिए कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तमिलनाडु को छोड़ दें, उसमें भी आप बस पकड़ के बैठे हुए हैं किसी तरह से साथ को। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के लिए क्या है इन 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों में, जो कांग्रेस के लगातार जो नेतागण हैं बड़े खुश हैं, गदगद हैं? देखिए प्रीति जी, जहाँ तक 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसका जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं गए हैं। इसमें कोई, इस सत्य को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है और कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ तक सवाल है कि आपने जो शो ऑर्गेनाइज किया उसमें लाइन चल रही है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है और ममता की दीदी की जीत पर, तो ये भी एक पक्की बात है, क्योंकि पिछले 7 सालों से एक ऐसा मैसेज देश में था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है इन्हें हराया नहीं जा सकता है। तो एक मौका तो राजस्थान में जब कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़ में जीती थी, मध्य प्रदेश में जीती थी तब मिला था, पंजाब में जीती थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, और अब इस दूसरी मोदी जी के जो ये जो टीम कार्यकाल है, इसमें अब ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे थे, तो प्रीति जी उससे ऐसा लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है और जीत जाएगी। ऐसा टेलीविजन चैनल्स, एग्जिट पोल सब में दिखाया भी जा रहा था। मगर ममता बनर्जी की जो वहां जीत हुई है उससे ये मैसेज साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को भी हराया जा सकता है। तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी लाइन है, मैं इससे सहमत हूं और विपक्ष को इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी के नेतागण इतने खुश क्यों हैं? आपके लिए हैप्पी पॉइंट क्या है? ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब है प्रीति जी, ये आपका जो तीर है ये बिल्कुल मेरे ऊपर लग रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और कांग्रेस पार्टी का जो इस समय दौर चल रहा है वो एक संकट का दौर है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है और आत्ममंथन की भी आवश्यकता है। अब मंथन अगर होगा तो उससे अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। अब विषपान कौन करेगा, अमृत किसके हिस्से में जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं इस हार को स्वीकार करता हूं और मैं ये आपके चैनल पे ये मांग भी करता हूं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि भाई सारे राज्यों के प्रभारी को हटा देना चाहिए। इसलिए आपका ये जो मंथन का प्रोसेस का इशारा कांग्रेस के लिए खास तौर पर किन किन लोगों से है, थोड़ा विस्तृत होकर बताइए। प्रीति रघुनंदन जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और संजीदगी से बात कर रही हैं। मैं बिल्कुल साफ दिल से आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का निर्वहन करना, यानी नैतिकता भी एक चीज होती है और कुछ नेता उसका बहुत बड़ा पालन करते हैं। पंडित नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और जो इस टाइप के जो लोग थे वो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते थे। उसी परंपरा का पालन करते हुए 2019 में जब चुनाव हारे तो कांग्रेस की अध्यक्षता से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। तो अगर हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी इस्तीफा दे सकते हैं तो कांग्रेस के वो नेता जो आसाम के प्रभारी थे, आसाम के चुनाव का दायित्व जिनके ऊपर था, बंगाल का दायित्व था, वहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, केरल के अध्यक्ष, वो सब इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? उनको देना चाहिए। तो मैंने ये मांग की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से कि वो इस पे गौर करें और कांग्रेस के उन नेताओं को अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए जिनके ऊपर कांग्रेस को जिताने का दायित्व था। ठीक है, मैं गौरव भाटिया से इस पर एक रिएक्शन चाहती हूँ। गौरव भाटिया, लेकिन सच तो ये है कि जो बात बार बार कही जा रही है, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे प्रमोद कृष्ण जी हो, आपने जितनी ज्यादा अपनी ताकत को झोंका, नतीजे उस हिसाब से परिवर्तित नहीं हुए। आज भले ही आप 77 सीटों पर खुश हो लें, कहें कि हम 3 से 77 पर पहुंच गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक बहुत बड़ी हार है जिसे
अलग नजर से देखने या पेश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमने ताकत को झोंका, और क्यों ना झोंके, हमारे पास ताकत है, हम ताकत को झोंकते हैं। आप बताइए, चिंता तो उनको करनी चाहिए जिनके पास ताकत है ही नहीं झोंकने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए पहले कहा जाता था इनकी व्रत अवस्था है, अब ये मोक्ष अवस्था में है। ये हारते भी रहे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और बड़ी बात कर रहे थे नैतिकता की। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया सोनिया गांधी जी से पूछ के। सोनिया गांधी जी ने पूछा राहुल गांधी से, मैं अध्यक्षा बन जाऊं? फिर से अध्यक्षा बन गई। गांधी परिवार में ही रिवॉल्विंग चेयर गेम खेला जा रहा था। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ये लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ी और 0 सीटें इस गठबंधन की आई, तो ये ठगबंधन नहीं था और क्या था? तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि प्रवक्ता जो है किसी टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। कल की डिबेट में नहीं आए थे, केवल कोविड पे चर्चा होगी। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पे प्रमोद कृष्णम जी बैठे, कल पी चिदम्बरम जी एक चर्चा में मेरे साथ थे। सिर्फ बात इतनी है कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं कि चर्चाओं में आए और सुने कि एंकर और नागरिक क्या कहना चाहते हैं इन लोगों से। और ये सब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे हम दूसरे नंबर पे है ना पश्चिम बंगाल में, असम और पुडुचेरी में सरकार तो बनाई है ना। आपने क्या किया है? अब ये बताइए, सपा की कितनी सीटें आई? चलिए ठीक है, आप अपनी सीटें बता दीजिए आचार्य जी, और कुछ कहना भी चाह रहे हैं? प्रीति जी, मैं गौरव भाटिया जी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी नैतिकता तो है कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक और कांग्रेस पार्टी के भीतर ये आवाज उठा रहा हूं कि भाई अधीर रंजन चौधरी जी का इस्तीफा होना चाहिए, वेणुगोपाल जी का इस्तीफा होना चाहिए, असम के प्रभारियों का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन प्रीति जी, लेकिन गौरव भाटिया जी मेरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज। आप तो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जरा सुन लीजिएगा, लेकिन क्या प्रीति जी, नहीं देना चाहिए? मैं जवाब दे रहा हूं, आप शांत तो रहिए, संयम रखिए ना। मैं जो कहने जा रहा हूं आप सुन तो लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत है कि जेपी नड्डा जी का इस्तीफा मांगे, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगे, दीदी और दीदी कहने वाले प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगे? किसी की हिम्मत है? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी भी है और नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने की हिम्मत भी है कि मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उस कटघरे में खड़ा होकर के इस्तीफा मांग रहा हूं। अब आप में इतनी सलाहियत और इतनी संजीदगी नहीं है, इतना संयम नहीं है गौरव भाटिया के मेरा जवाब सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री ने यह कहा कि 200 पार अब की बार, गांधी को तो क्या गृह मंत्री ने देश के सामने झूठ नहीं बोला? भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 200 पार हमारी सरकार बनेगी, 2 मई दीदी गई, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने पदों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बीजेपी के अंदर किसी की हिम्मत है जो नैतिकता के आधार पर देश के गृह मंत्री का, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस्तीफा मांगे? कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी नैतिकता है? गौरव भाटिया, आप संयम से सुनना नहीं चाहते क्योंकि सत्य को स्वीकार करना बीजेपी की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो ढोल था वो फट चुका है। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ बताइए? राहुल गांधी तो वहां जा ही नहीं पाए, डर गए। असम में क्या हुआ बताइए ना, आप उत्तर नहीं देना चाहते। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2 मई दीदी गई, तो 2 मई भी आ गई लेकिन दीदी नहीं गई, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें शोभा देती हैं? क्या देश के गृह मंत्री को इस तरह की बातें शोभा देती हैं कि पब्लिक डोमेन में भारत का गृह मंत्री ये कह रहा था कि 200 पार, हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, तो क्या उन्हें अपने उस वक्तव्य का ध्यान रखते हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर भारत के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं मांग करता हूं कि देश को गुमराह करने के लिए, देश में अफवाह फैलाने के लिए भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। प्लीज आप उन्हें बनाए रखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बनाए रखिए। हम तो यही चाहते। आपने मेरी बात को आपने सुना नहीं? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप कायदे से बात सुनिए, कायदे से जवाब दिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया गौरव भाटिया जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आप तो जवाब सुनना नहीं चाहते, आप सत्य का सामना नहीं करना चाहते। ऑमलेट बनाएंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो, आपने सवाल कर लिया, थोड़ा सा संयम दिखाइए ना। बदरुद्दीन अकबर असम में, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में,
चलिए मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। चलेंगे? मैं आलोक जी आपके पास आना चाह रही हूँ, लेकिन एक बार मैं पॉलिटिकल व्यू सबसे ले लेना चाहती हूँ, इसलिए तौसीफ खान का रुख कर लेती हूँ। तौसीफ, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हैट्रिक ममता सरकार ने लगाई, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं, जब रुझानों में ही तस्वीर साफ हो रही थी, तब से ही वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है और खास तौर पर बीजेपी के दफ्तर पर निशाना बनाया गया या फिर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। और ये टीएमसी पर लगातार आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ टीएमसी की शह पर हो रहा है। तो ये अब कैसे राज्यपाल तक चिंता जता चुके हैं। ऑफिसर हैं, उन्होंने उनका रिपोर्ट है, उनका कहना है कि भाई अगर वो रिकाउंटिंग ऑर्डर कर देंगे तो बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे, उनके लाइफ को खतरा है। तो देखिए, इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अपना हार स्वीकार करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन तो उनके ही नाम पे लड़ा गया। लेकिन अब ये उनका मामला है, पार्टी बीजेपी जो पार्टी है उसका अपना मामला है। बीजेपी में जो दूसरे दिग्गज नेता हैं वो काफी सालों से खामोश बैठे रहते हैं, ये कह के कि इनकी जोड़ी जो है हमेशा जीत लाती है। लेकिन पिछले 2 साल से तो कोई जीत नहीं दिख रहा। 2019 के इलेक्शन के बाद से हमेशा हर स्टेट में वोट प्रतिशत घटा है, 8% से लेकर के 20-22% तक हर स्टेट में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वोट प्रतिशत घटा है। तो अब ये उनका कहने का है। देखिए अभी भी एक तौसीफ आपको एडमिट करना चाहिए, अभी भी 38%। एक मिनट गौरव भाटिया, एक मिनट रुके। अभी मैं इसी चुनाव की बात कर रही हूँ। 38% वोट शेयर है बीजेपी का और वो सबसे मजबूत विपक्ष है अभी मौजूदा स्थिति में वेस्ट बंगाल में आपके लिए। तो इसको भी एडमिट कीजिए। 40-42 से घट गया ना। 2019 में कितना था उनके पास? तो आप ही लोग कहते थे तब कि 2016 में जो विधानसभा का चुनाव था उसको कंपेयर कीजिए। अब आप खुद ही जैसे ही नतीजा है, आप खुद 2019 से कंपेयर करने लग गए। मैडम, आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। अच्छा एक मिनट तौसीफ खान सुनिए, नहीं मिर्ची की बात नहीं, एक बात सुनिए। आप जब बीजेपी के लोग आते थे और कहते थे कि भाई हमारा 2019 में वोट शेयर बढ़ा है 45%, तब आप कहते थे कि नहीं लोकल मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होता है। अब आप ही उस बात को मुकर के वही बात ला रहे हैं बीच में। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। मेरा काम सवाल पूछना है। आपने देखा, मैंने गौरव भाटिया से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को मत बुलाइए, उनसे फिर बहस मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कर ही नहीं रहे ना, हम कह रहे हैं आप उनसे बहस कीजिए, आप अपनी बात रखिए। कि हाँ 122 सीट में 2019 में असेंबली क्षेत्र में 122 सीट के असेंबली क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त थी या नहीं थी 2019 में? मैं 1 मिनट वो तो अभी उत्तर देना चाहता हूँ। 2 साल में वो बढ़त जो 120-22 से वो कहते थे कि 200 ले जाएंगे, वो 120-22 से घट करके उस बात का जवाब मैं गौरव भाटिया से ले रही हूँ। लेकिन ये भी तो आप बताइए ना, 3 से 77 पर बीजेपी कैसे पहुंच गई? लोगों ने रिजेक्ट किया है ना। आप तो ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं जैसे कि उन्हें बड़ा जीत मिल गया। मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ, फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। 3 से 77 पर आना, इसे आप क्या मानते हैं? ये बढ़ोतरी मानेंगे, घटोतरी मानेंगे? आप क्या कहेंगे? आप भी बता दीजिए। चलिए, हो सकता है मैं शायद बहुत कमजोर हूँ गणित में, लेकिन 3 से कोई भी पार्टी 77 पे आती है तो कामयाबी है या फिर असफलता उसकी? क्यों भूल जाती है? 3 से वो पहले 122 में पहुंचे, उसके बाद 122 से अभी 77 में पहुंच गए हैं। तो अभी जो है 2 साल में उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। लोगों ने उनके काम को पसंद नहीं किया है, लोगों ने बीजेपी के नफरत वाली राजनीति को पसंद नहीं किया है। ये कम्युनलिज्म वाली गौरव भाटिया, केंद्र के जरिए जो भी काम हो रहा है उसको वेस्ट बंगाल की जनता ने नापसंद किया है और इसी वजह से आप लोगों को ये सीटें मिली हैं और विपक्ष में बैठना पड़ रहा है आपको। अरे हॉस्पिटल में जो लोग मार रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों है। ऐसे थोड़ी है कि ऑक्सीजन की कमी से आप गौरव भाटिया को ले लेते हैं उनसे जवाब। आपके काम को बीजेपी ये लोग चुप नहीं होते, एक बार बोलने लगते हैं। इनको लगता है कि बस बोलते जाओ, सुनो मत, किसी की बात सुनो। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी शांत करा लीजिए, नहीं तो बीजेपी से मैं चुप करा लीजिए, चुप करा लीजिए। आपको भी सुनना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए। चुप हो जाइए, अपनी बारी में बहुत बोले आप, मैंने सुना भी, सम्मान भी दिया। सबसे पहले मैंने इनसे एक संवैधानिक बात करी है, पेशे से वकील है। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है? वहां जो हमारे कार्यालय जलाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, क्या ये गुंडागर्दी चलती रहेगी? इस पे कोई उत्तर नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि ये गलत है,
दूसरी बात, आप भूल गए प्रधानमंत्री जी का मैंने रिपोर्ट गलत कार्ड भी तो बोला, 2019, आपको प्लीज। बताया भी अब रिटर्निंग मैं बीच ऑफिसर में नहीं से बोला बात था, आप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। ये सम्मान बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। नहीं, गलत है तो सही कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो अपनी बारी में मैंने भी इंतजार किया। प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड जनता ने 2019 में दिया था, 303 सीटें आई थी और पश्चिम बंगाल में भी हमारी 18 सीटें आई थी, 2 से बढ़ के, मत भूलिएगा। बिहार के चुनाव अभी हुए, कौन जीता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ना वहां पे जेडीयू के साथ, किसी और की तो नहीं बनी। नंदीग्राम में 10 साल मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, चुनाव हार जाती हैं। ये क्या दर्शाता है कि नंदीग्राम की जनता ने उन्हें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया। और मैं एक बात कहूंगा, ये सब पार्टियां वो है केवल सांप्रदायिक राजनीति करती हैं और संविधान को तार-तार करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ममता बनर्जी कब माफी मांग रही हैं? निष्पक्ष चुनाव कराया उन्होंने, तभी आप जीते। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिसका घेराव करने की आप बात कर रहे थे, उन वीर जवानों से और उनके परिवारों से पैर पे गिर के ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। और इतना ही कहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ है, ना 1 में ना 13 में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो हाल लेफ्ट का और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में हुआ है, उत्तर प्रदेश में असेंबली के चुनाव होने दीजिए, इन्हीं का ये हाल होगा। समाजवादी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। चिड़ियाघर बना रखा है, बीच में बोलते रहते, चिल्लाते रहते। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आलोक मेहता जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार भी मैं नहीं गई हूँ। आलोक मेहता जी, क्या इन नतीजों के बाद, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद, विपक्ष को वो ऑक्सीजन मिल गई है जिसकी तलाश वो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कर रहे थे? देखिए, मैं शांत भाव से आधा घंटे से सुन रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि 1-2 मिनट जितना मुझे मिले कृपया बीच में हस्तक्षेप हो तो अच्छा लगेगा जी। और मैं, गौरव भाटिया जी भी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अनुराग जी हैं और हमारे जितने और आचार्य जी हैं। मेरा निवेदन सबसे पहले तो ये होगा कि लोकतंत्र की विजय हुई, इतने बड़े पैमाने पर ममता जी की पार्टी जीती है। भाजपा को भी जो जब उनका दावा भी है वो 75 के 3 से 77 हो गए, अब उसको कम मान लीजिए, ज्यादा मान लीजिए। क्या ऐसा अवसर है कि कोरोना के खिलाफ इस मौके पर कुछ समय के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई 2 महीने बाद सत्ता नहीं बदल सकती, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी न बंगाल में बदल सकती है न केंद्र में, क्योंकि अभी कोरोना में सबको संभालना है। तो पहली बात, ठीक है, ऑक्सीजन बात की मिले, मेरा निवेदन है कि ऑक्सीजन मिली है कि सब एकजुट होकर के चुनाव चुके निपट गए, गलतियां सबने की। आलोक जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, शायद कोई दिक्कत आ रही है, वो दुरुस्त करवाते हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में क्या करने गई थी, इनको पता नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार। जब कोई बहन आवाज देती है कि कुछ ऐसे लोगों ने हमें घेर लिया है, हमें बचाना है, तो हम अपनी बहन को बचाने गए थे और उन पार्टी से, जो पार्टी समाज के अंदर नफरत फैलाती है, उसको अपनी बहन की रक्षा की, उसको हरा के अपने घर वापस आ गए। लेने नहीं गए थे कि हमें वहां कुछ दे दो, हमें सीटें दे दो, हम लड़ने जाएंगे। हमने निस्वार्थ सेवा के लिए गए थे, क्योंकि राष्ट्र की बात थी, राष्ट्र की बहन मांग रही थी मदद, और राष्ट्र की बहन की मदद मांगने की जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी होती थी, उन्होंने तो नहीं की। आज जो चिंता व्यक्त करते गृह मंत्री, आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उस समय गृह मंत्री को चिंता नहीं हो रही थी जब नफरत की बात कर रहे थे खड़े होके, वहां पे नफरत की राजनीति बोल रहे थे, तब चिंता की बात नहीं थी कि अगर हम नफरत की राजनीति करेंगे, अगर आप बबूल वहां कांटा बोओगे तो क्या निकलेगा, वहां पे पेड़ में आपका कांटे लगा रहे थे ना वहां। आज क्या हालत कर दिया आपने पश्चिम बंगाल की, वहां नफरत की राजनीति में मारपीट शुरू करवा दी आपने। आज ऐसा माहौल बना दिया कि लोग एक दूसरे में आग लगा रहे हैं ऑफिसों में, दफ्तरों में। इसकी जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी की है, जिन्होंने नफरत की राजनीति वहां फैलाई। अरे हम तो बचा के आए हैं उनको, और बचा के वापस उत्तर प्रदेश में आके आपकी पार्टी को धूल चटा रहे हैं। अगर हिम्मत है ये तो आपने गजब बात कह दी, इस पर तो तौसीफ खान का एक रिएक्शन बनता है। तौसीफ, हार रही है, ममता बनर्जी को समाजवादी पार्टी बचाने गई थी, ठीक है अनुराग भदौरिया, ये तो आपने बहुत ही दिलचस्प बात कह दी, इस पर तौसीफ खान का रिएक्शन जरूर बनता है। तौसीफ खान, ममता बनर्जी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से सीधे वेस्ट बंगाल समाजवादी पार्टी पहुंची थी, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। बहन ने मदद मांगी और भाई पहुंच गए, ऐसा था क्या? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके बीजेपी के बहुत पुराने दिग्गज नेता, पुराने यूनियन मंत्री भी रह चुके, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, वो भी पहुंचे थे और भी लोगों ने बधाई दी थी, बहुत सारे लोगों ने। इसका तो हमने एक एग्जाम्पल 2019 के चुनाव में भी देखा था कि सारे लोग जब कलकत्ता आए थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, ममता बनर्जी के दावत पे पूरा
स्टेज भरा हुआ था, सारे अपोजिशन के लीडर एक स्टेज पर उस दिन मौजूद थे। ठीक है। तो मैं देश हित में नीतियां नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो देश हित में नहीं है। तो देश हित के काम करने के लिए यूनाइटेड अपोजिशन है तो बहुत अच्छी अच्छा, बात। उस यूनाइटेड ऐसा अपोजिशन ही का होना चेहरा चाहिए। क्या 2024 में ममता बनर्जी बनने जा रही है तौसीफ खान? बिल्कुल, आप देखिए आगे आगे क्या होता है, आप देखिए। मैं आ जाऊं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतनी बड़ी दिग्गज नेता आज पूरे देश में, अगर किसी ने नरेंद्र मोदी जी को पॉलिटिकली डिमोलिश कर दिया है, वो ममता बनर्जी ने किया। वहां बंगाल की जनता ने तो किया। अगला स्टेप बंगाल तौसीफ की खान, जनता दिल्ली ने कूच रास्ता की दिखाया। तैयारी है। अभी फिलहाल देखिए ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आज भी वो गई थी एक ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन में। अभी फिलहाल तैयारी है कि कोविड के सिचुएशन से लड़ा जाए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, वैक्सीनेशन हर लोग में दिया जाए, हॉस्पिटल में की फैसिलिटीज को ठीक किया जाए। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तृणमूल जो है वो बीजेपी की तरह नहीं है कि एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाओ। यही तो प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचारक, अपने बीजेपी के प्रचारक ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री जी कम है। वो ठीक है, गौरव भाटिया। प्रधानमंत्री जी का दफ्तर में जब फोन आता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, तो कहा जाता है कि वो बंगाल चुनाव में बिजी हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता। देखिए प्रीति जी, यही वजह है कि आज प्लीज। लोग दिल्ली में मारे जा रहे हैं, ठीक है। बेंगलुरु में देश मारे जा रहे कैसे हैं। चलता है देश के ममता हर एक बनर्जी कोने अब में मारे जा रहे हैं 2024 में बता ऑक्सीजन की देंगी कमी की गौरव वजह से। भाटिया। देखिए, मैं प्रीति जी आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा कि यूनाइटेड ऑपोजिशन को क्या ऑक्सीजन मिल गई है। देखिए, अगर कोई मृत हो जाए, विचारधारा खत्म हो जाए, शरीर में जान ना हो, उसमें जितना भी ऑक्सीजन डाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हाल महागठबंधन का है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, आप उसको कितनी भी ऑक्सीजन लगा लो, तोता कुछ नहीं होने वाला। चिड़ियाघर में तोता कहाँ से आ जाता है? बीच में तोता नहीं, तो बोलने लगता बीच है। में बड़ा नहीं, ये तोता क्यों बोल रहा है? चुप कराइए तोते को। चिड़ियाघर थोड़ी ना है, नहीं है, ये चर्चा हो रही है। प्लीज प्रीति जी, आप अपने मौके पर बोलिएगा ना, अब इन्हें बोलने दीजिए। और आप भी ये तोता चिड़ियाघर, गौरव भाटिया प्लीज ना बोलें। सब लोग अपने अपने सम्मान के साथ इस डिबेट में शामिल हो तो अच्छा रहेगा। न्यूज 18 का चैनल है, आपकी बड़ी डिबेट है, ये कौन सा तरीका है? अनुराग भदौरिया प्लीज 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 थोड़ी देर शांत बनाइए रखिए अपने आप को। इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे प्रवक्ता आपको हरा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा, देखिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, बार बार करती हूँ कि प्लीज अपने शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। एक दूसरे के असम्मान के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब गौरव भाटिया को तो सुन लीजिए सर। बीजेपी से बोलूंगा कि ऐसे प्रवक्ताओं को टीवी पे मत भेजिए जिनको शब्दों का चयन नहीं पता हो, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान ठीक है, आप अपनी बारी पर बोलिएगा गौरव भाटिया। ठीक है। देखिए, मैंने अभी एक बात सुनी और बहुत गौर भी उस पर फरमाया। एक यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे बहन ने बुलाया और इसीलिए सपा चली गई। शक्ति मिल्स में भी बहनों के साथ जब गलत हुआ था ना, दुराचार, बुला रही थी, तो इनके मुखिया ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और गैंगरेप नहीं होता। इसलिए प्रवचन देना बड़ा आसान है। बात आज क्या हो रही है, ये यूनाइट कब कब हुए, मैं आपको बताता हूँ। 2019 में सब लोग महागठबंधन बना के यूनाइट हुए थे। क्या हुआ प्रीति जी, हम सब ने देखा। इसके अलावा 2017 में सपा और कांग्रेस एक हो गई थी, लड़के एक हो गए। क्या हुआ? 50 सीटें नहीं आई इनकी, ये हाल हो गया। 2019 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ एक साथ आ गए, सपा की सीटें 5 ही आई, भारतीय जनता पार्टी ही जीती। ये क्या दर्शाता है? आपके पास मजबूत विचारधारा होनी चाहिए जो हमारे पास है, मजबूत नेतृत्व होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, और मजबूत संगठन होना चाहिए जो देश के प्रति समर्पित हो, तभी आप जीतेंगे। और इनसे आप पूछिएगा 77-80 बड़ा आंकड़ा है या 0 बड़ा आंकड़ा है? किसी ने लेफ्ट पे, कांग्रेस पे बात करी? नहीं करी। ये सारे दगे कारतूस एक साथ आना चाहते हैं, सारे दगे कारतूस भी आ जाए, कुछ नहीं कर पाए। हार गए, हारने। लेकिन गौरव भाटिया, आप कितना भी दगा हुआ कारतूस बोले, सच तो ये है कि भाई जो आंकड़ा है वो ये है कि 213 सीटें इस वक्त वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पास है। उन्होंने जो क्लेम नहीं किया था उससे ज्यादा उनके पास है। आप लोग डबल इंजन की सरकार कर रहे थे, वो आप नहीं बना पाए, 200 का आंकड़ा दे रहे थे। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो डबल सेंचुरी लगाएंगी और उन्होंने उससे ऊपर
सीटें पहुंचाई 213, तो आपको अपलॉड करना पड़ेगा, भले ही आप अपने मन में करें। मैं अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करना चाहती हूँ। आचार्य जी, 2024 का चुनाव ममता बनर्जी की अगुवाई में लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए प्रीति जी, एक तो मैं बड़ी करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपके गेस्ट हैं, उन्हें कभी तोता बता देना, कभी कौवा बता देना, ये ठीक नहीं है। गौरव भाटिया, मैंने कहा ये बात, मैंने कही ये बात, प्रयोग ना करें। हाँ। दूसरा प्रीति जी, गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब देखिए, अब आप अपनी अपनी बारी पर बोले तो बेहतर रहेगा। आप लोग अपनी बारी पर बोलिए, आचार्य जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं जब भी बोलता हूं गौरव भाटिया सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे जवाब को वो सुनना नहीं चाहते हैं गौरव भाटिया जी। लेकिन प्रीति जी, मैं आपके माध्यम से गौरव भाटिया से एक सवाल करना चाहता हूं। प्रीति जी, मेरा सवाल ये है कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी जीत गई होती तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मिलता। तो आज बीजेपी जब वहां हारी है बुरी तरह से, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की है या नहीं है? अगर जीतने का श्रेय मोदी जी का हो सकता है तो हारने की जिम्मेदारी किसकी? अच्छा ठीक है, मैं ये इस बात का जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। लेकिन आचार्य जी, क्या 2024 का चुनाव विपक्ष को मिली ऑक्सीजन के आधार पर ममता बनर्जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कह रही हूं कि आप न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि आप एक स्टार कैंपेनर भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए, मैं प्रीति जी आपके सवाल को बिल्कुल टालूंगा नहीं, जवाब दूंगा। आज की स्थिति जो है उसमें ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा को शिकस्त दी है बंगाल में, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, भाजपा के पूरे तंत्र को पूरी ताकत से धूल चटाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी इस देश की एक बहुत बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं। लेकिन 2024 में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये कहना अभी संभव नहीं है। जब 2024 आएगा तो किसका नेतृत्व होगा, कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, ये हम लोग तब डिसाइड करेंगे। गौरव भाटिया, आप आचार्य जी के सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए आचार्य जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, जब डिबेट में मर्यादा बनी रहती है तो दूसरा व्यक्ति भी बनाए रखता है। बीच में कोई बार बार बोले टोके तो ये उचित नहीं है, फिर उसको जवाब भी देना उसी की भाषा में हम लोग को आता है। दूसरी बात, आपने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में 35 चुनाव हारी थी कांग्रेस? राहुल गांधी ने 35 बार इस्तीफा दिया था। सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी? अभी कहिएगा इस डिबेट के बाद जाके सोनिया गांधी को इस्तीफा देने के लिए। और तीसरी बात, असम में जीत हुई, पुडुचेरी में जीत हुई, 3 से 80 सीटों पे पश्चिम बंगाल में पहुंच गए, तमिलनाडु और केरल में सीट बढ़ी और वोट बैंक बढ़ा, लेकिन आप हमारा इस्तीफा मांग रहे। और राहुल गांधी जो हरा रहे हैं चुनाव, अध्यक्षा आपकी गई नहीं कहीं पे भी कैंपेनिंग करने, उनसे आपको कुछ नहीं कहना है। ये वजह क्या है प्रीति जी? ये लोग, इनका घर जल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये चाहिए कि भाजपा के घर में चिंगारी चली जाए किसी तरह। ठीक है आचार्य जी, जवाब दीजिए। बना रखा है आचार्य जी, वही वाली बात जो ज्यादातर कांग्रेस के पार्टी के नेता ट्विटर पर कर रहे हैं कि अपनी हार से दुखी नहीं है जितनी टीएमसी की जीत से या फिर बीजेपी की हार से दुखी हैं। देखिए प्रीति जी, शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, मित्र होता है, और मित्र का शत्रु शत्रु होता है। तो ये तो अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा लीडरशिप में जो सरकार चल रही है पूरे देश के अंदर, जो व्यवस्था चल रही है, उससे बहुत लोग कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। वो जो भी इनको हराएगा उसकी जीत पर खुश होते हैं, ये तो नेचुरल बात है। दूसरी बात ये है, ये ऐसा पहले भी होता था, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, ये ऐसा पहले भी होता था जब इंदिरा जी का जमाना था, तो जो इंदिरा जी के विरोधी थे वो सब इंदिरा जी की हार पर बड़े खुश हुए थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है, मेरा सवाल ये नहीं था गौरव जी, मेरा सवाल यह था कि वेस्ट बंगाल में अगर जीतती बीजेपी तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को जाता। तो क्या हार की जिम्मेदारी इनकी है या हार की जिम्मेदारी मुकुल राय और दिलीप घोष जैसे बेचारे छोटे मोटे नेताओं की है? दूसरी बात,
गौरव जी 10 सेकंड और दीजिएगा। दूसरी मैंने आपको बड़ा तसल्ली सुना। दूसरी बात, मेरा सवाल ये था, मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं मांगा अमित शाह जी का कि वहां बीजेपी हार गई। मैंने इस्तीफा इसलिए मांगा कि अमित शाह जी बीजेपी के नेता होने के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं, और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री और वो गृह मंत्री ये कह रहे थे कि 2 मई ममता गई, दीदी गई और 200 से ज्यादा हम सीट जीतेंगे। तो देश के सामने इतना बड़ा लेकिन देश का गृह मंत्री अगर बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है, तो इस्तीफा देने की बात होती है। बीजेपी तो ये कह रही है कि दीदी गई, भाई जो सीट्स थी वो तो बड़ी है ना इनकी, तो मतलब कि जो सफोकेशन था वो इन सीटों में उन्हें दिख रहा है, वो इस तरह से देख रहे हैं उन सीट्स को। नोट नहीं करी आपने, मैं उसको उत्तर दे दूं, जरा बड़ी अहम है। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी का तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं, मैं तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का सम्मान रखते हुए देश की जनता देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर यकीन करती है। तो जब देश का गृह मंत्री ये कहता है कि 200 सीट से ज्यादा हम जीत रहे हैं, तो इसका मतलब अमित शाह जी झूठ बोल रहे थे क्या? तो ये बात को क्लैरिफाई करने के लिए देश के सामने आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहता 2 मई दीदी गई, तो 2 मई दीदी तो नहीं गई, 2 मई में तो भाजपा गई। चलिए, देखिए बहुत अहम बात बोल गए, मैं नहीं समझता हूं, बताना चाहते थे। इन्होंने कहा कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अब कांग्रेस बीजेपी को शत्रु मानती है और पाकिस्तान और चीन भी बीजेपी को ही शत्रु मानता है, क्योंकि हमने देश मजबूत किया। इसीलिए तो पाकिस्तान का हाथ भी पकड़े रहते हैं राहुल गांधी। शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, लेकिन मैं बताऊं भाजपा ये नहीं मानती है। अगर 2 शत्रु हैं, बात करें दोनों की, इनको फिर देखिए तोता उड़ता हुआ आ गया। कमाल है, तोते को चुप कराइए प्लीज। मैं पूछना तोता चाहता हूं, बीच में बोलेगा तो मैं तोता ही बोलूंगा। गौरव जी, ये तोता मैना क्या होता है? गौरव जी, ये कौवा, तोता, बिल्ली, ये क्या कह रहे हैं आप? आप अनुराग भदौरिया, आप गौरव भाटिया को कंप्लीट तो करने दीजिए। नेशनल पार्टी, आप उसके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। आप अनुराग भदौरिया को तोता मैना, क्या भाषा है आपकी? शांत कराइए। हॉस्पिटल में लोग यहाँ गाड़ी में बाहर होकर लोगों की मौतें हो जा रही हैं। 0 सीटें आई हैं। पाकिस्तान कहाँ से आ गया यहाँ पे? अनुराग भदौरिया प्लीज हिंदुस्तान के लोगों की उनको कंप्लीट करने दीजिए। अगला नंबर आपका ही है सर, प्लीज अब आप सुन तो लीजिए उनको। आ जाता है बीच में, कितने बेशरम, कमाल की बात है। हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं यहाँ पे। कितने बेशरम हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, या किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बेड के नीचे लोग लेट के ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। मैं चिल्लाने आया और आप पाकिस्तान की बात कर रहे अगर हैं। आप चाहती है चिड़ियाघर बने, या मैं चिड़ियाघर का चिड़ियाघर नहीं बने। मैं चाहता हूँ याद दिलाना कि हिंदुस्तान के लोग परेशान है, हिंदुस्तान की सांसों में सांसें अटकी हुई है। लोग तोते को चुप कराइए, ये चिड़ियाघर थोड़ी ना है, ये बड़े चैनल का हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं प्रतिष्ठित करते। शो है। पाकिस्तान की चिंता तो चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। 0 सीटें आई हैं, लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। हिंदुस्तान के लोग करा रहे हैं, सोच रहे होंगे ये कैसा लड़का, इससे गलती हो गई। मुझे ऑक्सीजन दे दो, मेरी सांसें रुक जाएंगी। प्लीज चुप कराइए प्रीति जी, चुप कराइए। सरदर्द हो जाएगा, सैरिडोन लेनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आपको भी, मुझे कभी हमने सोचा था सैरिडोन लेनी पड़ेगी, मरेगा हिंदुस्तान के लोगों की। अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने अपनी बारी से पहले ही बहुत कुछ बोल लिया, अब तो सुनने दीजिए उनको। मौतें हो जाएंगी, अब तो सुन लीजिए, पाकिस्तान की बात करते हो, चाइना की बात करते हो। अरे प्रीति जी, इनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, इनको पाकिस्तान की चिंता ज्यादा रहती है। सोचते पाकिस्तान की नाम की राजनीति में ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे मर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में सोचा नहीं। वहाँ पे पश्चिम बंगाल देखिए ओवरलैप नहीं करेंगे आप। गौरव भाटिया को मुझे लगता है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। लोग कोरोना से परेशान होकर, ये सारे सवाल आपके उन्हीं से ही तो है, ये सारे सवाल उन्हीं से है ना, तो सुनिए तो जवाब भी। गौरव भाटिया, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान की जनता का जवाब। प्रीति जी, मैं अपनी बात कर लूं और इनको प्लीज चुप करा लीजिए। देखिए मैं क्यों ये बात कह रहा था, जरूरी नहीं है कि शत्रु का शत्रु दोस्त हो गया, इसलिए नहीं कि अगर विचारधारा का मेल नहीं है, जैसे कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, जैसे असदुद्दीन ओवैसी सब सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, आपस में दुश्मनी होगी तो हमारे दोस्त थोड़ी ना हो जाएंगे। हमारी विचारधारा से मेल खाना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। और ये बड़ी तो बात जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था जब पीडीपी के साथ आए थे, तब विचारधारा मैच कर रही थी? गौरव भाटिया नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था, 30 दिन तक वहां सरकार नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने सरकार बनाने के लिए ऐसा किया ना। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीति जी, आपका सवाल बेहतरीन है, उत्तर भी तो सुनिए। और फिर मैं एक बात भी कहूंगा, प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था पीडीपी के साथ, पोस्ट पोल अलायंस 30 दिन तक वहां पे किसी के पास बहुमत नहीं था, वहां स्थिरता रहे, कश्मीर के हालात बेहतर रहे, तभी साथ आए थे मजबूरी में।
और उसके बाद समर्थन भी हमने वापस लिया। लेकिन ये देखिए, राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया, ममता दीदी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, भैया अपना घर उजड़ गया, 0 सीटें आई, और वो तब जब पिछले 70 साल में लेफ्ट और कांग्रेस का शासन रहा है, इन दोनों की मिलकर 0 सीटें आई। हमारी 80 सीटें देखिए, कुछ नहीं सच तो ये है कि शून्य पे वेस्ट है, बंगाल तो में ठीक। टीएमसी की जबरदस्त जीत हुई है, जिस पर टीएमसी के साथ साथ पूरा जो देश में विपक्ष है वो खुश है, क्योंकि उन्हें वो मजबूत पार्टी चाहिए थी जिसकी तलाश 2024 के लिए की जा रही थी। लेकिन उस चेहरे पर क्या सारे विपक्षी दल एकजुट होंगे, ये महत्वपूर्ण बात है जिस पर आगे लगातार विश्लेषण चलेगा। आप हमारे साथ जुड़े सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। हम आपको हेल्थ सिस्टम के 4 सबसे बुनियादी